सावन का महीना चल रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा सीतापुर गांव पानी से लथपथ था। गजादर बाबू के पुराने मकान की रसोई में चंपा अकेली खड़ी होकर खौलते हुए तेल में पकोड़े छान रही थी। चूल्हे से निकलता हुआ धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसके आंसू बहे जा रहे थे। तभी उसकी बड़ी माँ चंचला देवी अपनी तिरछी आंखों से उसे घूरते हुए रसोई में आती है। अरे ओ कलमुही, जरा हाथ तेज चला। बाहर सावन की छड़ी लगी हुई है और बच्चों को गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े चाहिए। अगर पकोड़े करकरे ना हुए तो तेल थोड़ा ज्यादा गरम ठंडा हो गया तो उसे खौलते तेल में तेरा हाथ पलट दूंगी। बड़ी माँ, मैं सुबह से बिना कुछ खाए रसोई में ही तो खड़ी हूँ। लकड़ियाँ गीली है, इसलिए धुआं ज्यादा हो रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा रही हूँ कि पकोड़े अच्छे बने। तभी हॉल से गजादर बाबू हाथ में अंग्रेजी का अखबार लिए चिल्लाते हैं। हालांकि उन्हें इंग्लिश का ए भी नहीं आता था। Oh God, this girl is totally useless. ब्लैक मनी गर्ल है ये तो, गंवार कहीं की। अरे अगर आज सावन के इस मौसम में क्रिस्पी पकोड़े नहीं मिले तो इसे अच्छे से सबक सिखाना मेरी चंचला। What a nonsense लड़ी। आप फिक्र मत कीजिए जी, भगवान ने मुझे एक साथ दो तरफ देखने की दिव्य शक्ति भी तो दी है। अरे मेरी एक आंख कढ़ाई पर टिकी है और बाई आंख चंपा पर। ये कोई चालाकी नहीं कर सकते, पकोड़े तो करारे बनेंगे। हाँ। तभी स्वीटी और विक्की रिमोट को लेकर लड़ते हुए रसोई की तरफ आती हैं। मम्मी, मैं तो 6 पकोड़े फालतू लूंगी। इस चंपा ने जितने भी पकोड़े बनाए हैं सारे गिनकर रखना। ये 1 नंबर की भुक्कड़ है, कहीं चुड़ैल खुद ही पकोड़े न खा जाए। कल ही मैंने पार्लर जाकर फेशियल करवाया है। इस रसोई के धुएं से तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। और मम्मी, आपको तो पता ही है कि पकोड़े के बेसन में प्रोटीन होता है। मुझे अपनी हैवी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कम से कम 20 पकोड़े चाहिए। अगर मुझे प्रोटीन नहीं मिला तो मेरी मसल्स डाउन हो जाएगी। सुन लिया चंपा, मेरे बच्चों की क्या क्या फरमाइश है। अब किसी अलादीन के जिन की तरह सारी फरमाइशों को पूरा कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात का समय था। बारिश और तेज हो जाती है। घर के सभी लोग नीचे के अच्छे कमरों में सो रहे होते हैं, जहां कूलर और पंखे चल रहे थे। चंपा के लिए छत पर एक टूटी हुई कमरे की कोठरी बनी हुई थी, जिसकी छत से भी पानी टपक रहा था। चंपा भीगती हुई नीचे आती है। बड़ी पापा, बड़ी मम्मी, ऊपर कमरे की छत से पानी बहुत तेज टपक रहा है। मेरा बिस्तर गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए। क्या मैं आज रात के लिए नीचे हॉल में चटाई बिछाकर सो जाऊं? Oh God, this girl is disturbing my sleep. Go to hell. अपनी ये रोनी सूरत लेकर नीचे मत आ चंपा। अगर तू हॉल में सोई तो पूरे घर में दरिद्रता आएगी। तू सिर्फ काम करने नीचे आ सकती है। सुन, अगर नीचे का एक पंखा भी चलाया तो कल से 3 दिन तक तुझे खाना नहीं दूंगी। इसे तो यही लगता है कि हमारे पापा कोई करोड़पति हैं, जो इसके लिए वीआईपी कमरा बनाएंगे। अरे हमारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं और तू यहाँ नीचे आकर हमारी ऐसी की हवा खाना चाहती है, हैं? नहीं, हम तुझे अपने कमरे के पास भटकने भी नहीं देंगे। चुपचाप छत पर चली जा और इस तूफानी बारिश में भीग कर मर। हे भगवान, क्या मायके के सारे दुख मेरे ही नसीब में लिखे हैं। दिन भर रसोई के धुएं में जलो और रात को इस टपकती छत के नीचे भीगते हुए काटो। मच्छरों ने अलग से पूरा शरीर लाल कर दिया है। अगली सुबह 8 बजे बारिश अभी भी थमी नहीं थी। दूध वाला नहीं आया था। गजाधर बाबू चंपा को डांटते हुए बोले, Listen girl, milkman not coming today. You go to market and take milk. Come home. Hurry up. जैसा गजादर जी की अंग्रेजी इधर उधर जाती है, वैसे ही तेरी नजरें भी घूम रही है। जाकर बाजार से दूध लेकर आ, हमें चाय पीनी है। बड़ी माँ, बाहर बहुत कीचड़ है, जगह जगह पानी भरा है। मेरी चप्पल टूट गई है। क्या मैं आपकी पुरानी प्लास्टिक वाली चप्पल पहन जाऊं? अरे तुझे क्या लगता है, तेरी जैसी 2 कौड़ी की लड़की को मैं अपनी चप्पल दूंगी? तुझे मैं बाथरूम की चप्पल भी ना पहनने दूं। अगर तेरे पैर का इन्फेक्शन मेरी चप्पलों में लग गया तो? नंगे पांव जा, बाजार जा रही है, कोई साउथ अफ्रीका नहीं। चंपा नंगे पैर ठंडे पानी
और कीचड़ से भरी सड़क पर चलती हुई दूध लेने जाती है। रास्ते में उसे अपने पड़ोस की लड़की कविता मिलती है। अरे चंपा, तुम्हारे पैर तो पूरे कीचड़ से सने हैं और तुम्हारे चेहरे पर ये छोटे छोटे दाने कैसे हो गए? क्या रात भर सोई नहीं? चंपा अपने परिवार की बदनामी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रहती है। तभी विक्की अपने दोस्तों के साथ बुलेट साइकिल पर टशन दिखाते हुए वहां से गुजरता है। वो बुलेट को रोकता है और बोलता है, अरे कविता, जब ये रात भर जाग कर चोरी चोरी रसोई का खाना खाएगी तो चेहरे पर दाने तो होंगे ही ना। और आप पूछेगी तो बोलेगी कि छत टपक रही थी और मच्छर काट रहे थे। अरे एक नंबर की झूठी लड़की है ये। इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं और हमारे सिर पर छोड़ गए। हाँ तेरी। अच्छा, वैसे विकी तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। जिम का असर साफ दिख रहा है। थैंक यू कविता। और चंपा, अगर तूने किसी के भी सामने अपनी ये कैंची जैसी जुबान खोलने की कोशिश की ना, अरे जल्दी दूध लेकर जा घर। हाँ? चंपा रोती हुई घर आती है, सबको नाश्ता देती है। वो रसोई की गीली जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती है। मम्मी पापा के जाने के बाद दादी ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये घर मेरे लिए नर्क बन जाएगा। उधर विक्की घर के अंदर सबको बताता है कि कविता क्या पूछ रही थी। चंचला को गुस्सा आ जाता है। वो चंपा को बालों से पकड़कर छत पर ले जाती है। आज मैं तुझे बताती हूँ कि असली जुल्म क्या होता है। तू हमारी शिकायत पड़ोसियों से करेगी। उस कविता का बाप बहुत बड़ा ठेकेदार है। मैं विक्की की शादी वहाँ करने की सोच रही हूँ और तू हमारा नाम मिट्टी में मिला रही है। चंचला चंपा को उसी बारिश में छत पर ले जाकर 5-6 गीली साड़ियों से लपेट देती है और उसे बिना छाते के वहीं खड़ा कर देती है। ऊपर से कमरे का ताला लगा देती है। अब जब पूरी रात इस बारिश में भीगेगी तो तेरे चेहरे के दाने अपने आप साफ हो जाएंगे और स्किन ग्लो करेगी। बड़ी माँ मुझे माफ कर दो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी। चंपा की बात कोई नहीं सुनता। कुछ ही देर में चंपा ठंड से कांपती हुई बेहोश हो जाती है। तभी गांव से उसकी दादी शीला देवी का फोन आता है, जिसे गजाधर बाबू उठाते हैं। हेलो गजाधर, सब ठीक तो है ना? हमारी चंपा कैसी है? ओह अच्छा मदर, ऑल इज वेल। चंपा इज वेरी हैप्पी हियर, नो प्रॉब्लम। अरे अपनी ये टूटी फूटी अंग्रेजी को बंद कर गजाधर। सुन, कल मैं और चंपा के दादाजी शहर की ट्रेन पकड़ रहे हैं। चंपा के लिए बहुत अमीर और अच्छे घर का रिश्ता देखा है। लड़के वाले परसों सुबह तक आ जाएंगे और हम भी। अच्छा मदर, लेकिन चंपा तो अभी और सेवा करना चाहती है हमारी। इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? उसकी शादी हो जाएगी तो तुम लोग भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत प्यार करते हो, पर चिड़िया को तो एक दिन उड़ना पड़ता है और उसके बाद तुम उसकी संपत्ति रख लेना, क्योंकि तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा जो किया है। अब फोन करते ही घर में हड़कंप मच जाता है। चंचला अपना सर पकड़ लेती है। अब क्या करे? हमने तो उसे बारिश में खड़ा कर दिया था। वो ठंड से कांप रही है और बीमार हो गई है। अगर मेरी सास ससुर ने देख लिया तो वो चंपा के हिस्से की जो जमीन है वो कभी भी हमारे नाम नहीं करेगी। मम्मी, विक्की नाम है मेरा। विक्की भाई की बुद्धि हमेशा तेज चलती है। आप फिक्र मत करो, बस 2000 रुपए मेरे हाथ में रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चंचला उसे पैसे दे देती है। विक्की बाजार जाता है और एक पुरानी चप्पल 50 रुपए में खरीद कर उसे फेविकोल से चिपका देता है और 200 रुपए का एक सस्ता सा सूट खरीदता है और घर आकर बताता है कि 2000 का है। बाकी पैसे वो अपनी जेब में रख लेता है। वो चंपा के लिए एक सस्ती सी बुखार की दवा भी ले आता है। वाह भैया, कमाल कर दिया आपने। काम छोटा और दिखावा बड़ा, इसे कहते हैं असली नेतागिरी। अरे मैं सोच रहा हूँ स्वीटी की जब लड़के वाले आए तो तुम भी सज धज कर सामने बैठ जाना। क्या पता चंपा की जगह वो तुम्हें पसंद कर ले।
अरे करोड़पति घर की बहू बन जाओगी तुम। हाँ। वाह गजाधर जी, क्या दिमाग पाया है आपने। स्वीटी, जा और पार्लर से ऐसा फेशियल करा के आ कि तू चंपा से 10 गुना सुंदर लगे। अगले दिन चंपा के दादा दादी और लड़के वाले आकाश और उसकी माँ गायत्री जी घर आते हैं। स्वीटी महंगे कपड़ों में और भारी मेकअप में बैठी थी, जबकि चंपा बुखार में तपते हुए हल्के नीले रंग का सूट पहनकर चाय लेकर आती है। आकाश की माँ गायत्री जी चंपा को देखती है। देखिए चंचला जी, अगर हमें सिर्फ तड़क भड़क और दिखावा देखना होता तो शहर में लड़कियों की कमी नहीं है। आपकी बेटी स्वीटी भी अच्छी है, लेकिन हम यहाँ चंपा को देखने आए थे और हमें चंपा की सादगी ही पसंद आई है। हम चंपा का ही हाथ मांगते हैं। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो क्या मैं चंपा से अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कि उसे क्या शादी से कोई एतराज तो नहीं? अगर मैं इस घर में रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस लड़के से शादी करके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। चंपा आकाश से कहती है कि उसे कोई एतराज नहीं। शादी पक्की हो जाती है। शादी के दिन जब चंपा विदा होने वाली थी, गजाधर बाबू और चंचला उसके पास कागजात लेकर आते हैं। साइन दिस पेपर गर्ल, योर प्रॉपर्टी इज आवर प्रॉपर्टी। बड़े पापा, आज मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ और आपको सिर्फ जमीन की पड़ी है। लीजिए, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसने मुझे सिर्फ आंसू दिए हैं। चंपा दस्तखत कर देती है और आकाश के साथ 7 फेरे लेकर विदा हो जाती है। गजाधर बाबू झूठे आंसू बहाने का नाटक करते हैं। ओहो, माय डॉटर गॉड, माय डॉटर गॉड, माय एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सैड। चलो स्वीटी, चलो विक्की, तुम्हारे पापा की ये ओवर एक्टिंग और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज खत्म नहीं होगा। अंदर चलते हैं, अब तो जमीन हमारी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चंपा अपने ससुराल पहुंच जाती है। बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही थी। उसकी सास गायत्री जी बड़े प्यार से आरती उतारकर उसका स्वागत करती है। थक गई होगी ना मेरी बच्ची, चलो पहले अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। बाहर मौसम बहुत खराब है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। गायत्री अब चंपा का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े आलीशान कमरे में ले जाती है। कमरे में हीटर चल रहा था, जिससे कमरा एकदम गर्म और आरामदायक था। बड़ा सा बेड और सुंदर साड़ियाँ देखकर चंपा हैरान हो जाती है। माँ जी, ये इतना बड़ा कमरा, ये हीटर और ये कपड़े मेरे लिए है। क्या मैं हीटर बंद कर दूं? बिजली का बिल बहुत आएगा, मैं बिना हीटर के सो जाऊंगी। पागल बच्ची, बाहर देख कितनी ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रही है। ऐसे में मेरी प्यारी बहू ठंड में ठिठुरेगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। चंपा नहाकर साफ कपड़े पहनकर हीटर की गर्माहट में सो जाती है। थोड़ी देर में आकाश आता है और उसके पास बैठता है। चंपा अचानक घबरा कर उठ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए आकाश जी, मुझे पता ही नहीं चला और मेरी आंख लग गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम घबरा क्यों रही हो चंपा? ये तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें सोते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। तुम आराम करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों रात भर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन चंपा अपने मायके के दुखों के बारे में कुछ नहीं बताती। सुबह 6 बजे चंपा उठती है और डर के मारे रसोई में जाकर 5-6 तरह के पकवान बनाने लगती है। तभी गायत्री रसोई में आती है। चंपा के हाथ से डर के मारे कांच का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ग्लास टूट गया। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चंपा, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? एक कांच का ग्लास ही तो था, टूट गया तो टूट गया, और मैं अपनी प्यारी बहू को क्यों मारूंगी? माँ जी, मैंने नाश्ते में सारे पकवान बना दिए हैं, अगर कुछ और चाहिए तो बताइए, मैं अभी बना देती हूँ। अरे बच्ची, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? घर में शेफ लगा हुआ है, बस आता ही होगा। तुम इतनी सुबह उठकर क्यों परेशान हो रही हो? चलो सीधे अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जब तक मैं न कहूँ कोई काम नहीं करोगी तुम। चंपा अपने कमरे में जाती है और शीशे में खुद को देखती है। सब कुछ कितना सुंदर है यहाँ,
किसी कीमती सपने की तरह। ये महंगी साड़ी, ये हाथों की चूड़ियां, हीटर की गर्माहट। अगर ये सपना भी है तो मैं कभी भी सपने से बाहर नहीं निकलना चाहती। एक तरफ मायके की वो भयानक बारिश थी, जुल्म थे, और एक तरफ बारिश में ससुराल का ये आराम। उसी रात चंपा सो रही होती है। बाहर तेज बारिश होती है, लेकिन कमरे में हीटर की वजह से सब कुछ ठीक था। तभी बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज की वजह से चंपा को वो दिन याद आता है जब उसके मायके वालों ने उसे छत पर साड़ियों से बांधकर खड़ा किया था। चंपा तेज बुखार में तड़पने लगती है और बेहोशी में बड़बड़ाने लगती है, जिससे आकाश उठ जाता है। नहीं बड़ी माँ, मुझे गीली साड़ियों में इस बारिश में मत खड़ा करो, मुझे ठंड लग रही है। बड़े पापा, मैं अभी नंगे पाँव जाकर कीचड़ से दूध लेकर आती हूँ। प्लीज मुझे मत मारना। विक्की भाई, मेरी जुबान मत काटना। मैंने कविता से कुछ नहीं कहा। मुझसे गलती से प्रोटीन शेक गिर गया, मुझे माफ कर दो। मेरी जमीन के कागज ले लो, पर मुझे सूखी कोठरी में भीगने के लिए मत छोड़ो। आकाश ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत अपनी माँ गायत्री को बुलाता है। गायत्री भी चंपा की बातें सुनकर रो पड़ती है। वो तुरंत ही चंपा के दादा दादी को फोन करती है। बहन जी, चंपा ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बुखार में उसने अपने मायके के सारे जुल्मों की दास्तान बयां कर दी। गजाधर और चंचला ने उसे बहुत तड़पाया है और उसकी जमीन भी धोखे से अपने नाम लिखवा ली है। क्या? मैंने तो सारी जायदाद चंपा के नाम कर दी थी और गजाधर को उसकी देखभाल करने को कहा था। हाँ, वो मैं ही थी जिसने बोला था कि उसकी शादी के बाद जायदाद ले लेना, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ने इतने दुख झेले हैं। इन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ गलत किया। मैं अभी पुलिस को लेकर पहुंचती हूँ। अगली सुबह शीला देवी अपने पति और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ और उधर से गायत्री और आकाश चंपा को लेकर गजाधर बाबू के घर जाती हैं। पुलिस को देखकर गजाधर और चंचला के होश उड़ जाते हैं। गजाधर बाबू और चंचला देवी, चंपा जी का बयान दर्ज हो चुका है। आप दोनों को चंपा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, और जो प्रॉपर्टी आपने धोखे से अपने नाम करवाई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि उस समय चंपा की मानसिक स्थिति दबाव में थी। ओ गॉड, दिस इज रॉन्ग यार। हमने इसे मुफ्त का खाना खिलाया, इसका ध्यान रखा। अगर थोड़ा काम करवा लिया तो पुलिस बुला ली रे। व्हाट अ शेम। चंपा, यही सिला दिया तूने हमारे प्यार का। तेरे माँ बाप के मरने के बाद हमने तुझे आसरा दिया, वरना तू तो अनाथ थी। बड़ी माँ, आपने मुझे आसरा नहीं दिया, नरक दिया है। बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया, नंगे पैर कीचड़ में भेजा और मेरी जमीन भी छीन ली। लेकिन जब मुझे ससुराल का प्यार मिला, तब समझ में आया कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी सम्मान से जीने का हक है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। अब ये विक्की जेल में जाकर चक्की पीस कर अपनी बॉडी बनाएगा और ये स्वीटी जेल की सलाखों के पीछे अपना फेशियल करेगी। गजाधर अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जेल में पूरा कर लेगा और ये चंचला अपनी तिरछी नजरों से जेल के कैदियों पर नजर रखेगी। पुलिस गजाधर, चंचला, विक्की और स्वीटी को गिरफ्तार करके ले जाती है। चंपा अपनी सास गायत्री जी और पति आकाश के गले से लग जाती है। मायके की वो काली डरावनी बारिश की रात अब खत्म हो चुकी थी और उसके जीवन में ससुराल के प्यार और सम्मान की एक नई सुबह आ चुकी थी। अब अपने नए परिवार के साथ वो एक बेहद खुशहाल और सुरक्षित जीवन बिताने के लिए तैयार थी।